फ्रेंड्स, आज का लेक्चर रसशास्त्र के ऊपर है। आज के इस लेक्चर में हम रसशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? यंत्र और उनका प्रयोग। बहुत सारे यंत्र हैं जिनका प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके याद करते चलेंगे। पहला है दोला यंत्र। दोला यंत्र का काम क्या होता है? दोला यंत्र किस कर्म के लिए यूज किया जाता है वो देखते हैं। पारद एवं अन्य धातुओं के स्वेदन हेतु। आपको अकेला ये बस याद रखना है, स्वेदन हेतु। ठीक है, स्वेदनी यंत्र भी पारद एवं अन्य धातुओं के स्वेदन हेतु, ये वाला। पाताल यंत्र भी पारद एवं अन्य धातुओं के स्वेदन हेतु। हमको लास्ट वाला याद रखना है, किस कर्म के लिए उपयोग हो रहा है इसका? स्वेदन कर्म के लिए। ठीक है, तो पहला है दोला यंत्र, दूसरा स्वेदनी, तीसरा पाताल। एक एक याद करते चलते हैं। दोला यंत्र, देखो दोला यंत्र, आपने एक गाना सुना होगा ना, डोला रे डोला। कौन सा गाना? डोला। ये जो गाना है इसमें जो डांस है उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा टफ है। उसमें क्या आ जाता है, वो डांस करते करते पसीना आ जाता है, पसीना निकलने लगता है। मतलब क्या हो गया, हमको ऑटोमेटिक स्वेदन हो जाता है। ठीक है, तो दोला यंत्र का काम स्वेदन के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है स्वेदनी यंत्र। जब नाम में ही है स्वेदनी यंत्र तो कर्म भी क्या होगा इसका? स्वेदन कर्म ही होगा। ठीक है, अगला है पाताल यंत्र। अब देखो आपने सुना होगा ना, पढ़ा भी है। पाताल यंत्र क्या होता है? उसका कुछ पार्ट जमीन के अंदर होता है, कुछ पार्ट उसका ऊपर होता है। उसमें बहुत सारे द्रव्यों का क्वाथ बनाया जाता है जिससे भाप निकलती है। उससे हम क्या लेते हैं? स्टीम लेते हैं, स्वेदन कर्म करते हैं। ये पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा है पाताल यंत्र का कर्म। नेक्स्ट है डमरू यंत्र। पारद एवं शंखिया आदि द्रव्यों के ऊर्ध्वपातन के लिए याद रखना है हमको, ऊर्ध्वपातन। अपने डमरू देखा है पिक्चर? हाँ, त्रिशूल में डमरू कहाँ लगा होता है? नीचे नहीं होता ना, कहाँ पे होता है डमरू? त्रिशूल के ऊपरी भाग में होता है। तो कैसे हमने याद कर लिया? डमरू यंत्र ऊर्ध्वपातन। कैसे याद रखा? डमरू त्रिशूल में ऊपर की तरफ लगा होता है, ऊपर मतलब ऊर्ध्व। ठीक है, तो डमरू यंत्र का उपयोग क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन के लिए। नेक्स्ट आता है अधापातन। पारद के अधापातन हेतु, नाम ही है उसका अधापातन, तो कर्म भी क्या हो गया इसका? अधापातन के लिए। त्रियक पातन, नाम में है त्रियक, कर्म भी क्या हो गया? त्रियक पातन। यहाँ पे हमने कुछ याद ही नहीं किया है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है कभी कभी, तो ऐसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर हो गया। दीपिका यंत्र, पारद के अधापातन हेतु। एक आपने कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। ये दीपक होता है ना, दिया होता है, उजाला चारों तरफ होता है, लेकिन इसके आधा मतलब इसके नीचे ही क्या होता है? अंधेरा होता है। कहावत भी है, दिया तले अंधेरा। तो दीपिका को हमने क्या पढ़ लिया? दीपक पढ़ लिया, और दिया तले अंधेरा से क्या हो जाएगा? अधापातन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेकी यंत्र। पारद के त्रियक पातन के लिए। नाड़ी यंत्र भी क्या है? त्रियक पातन के लिए। अब देखो नाड़ी, नाड़ी ऐसे ही होती है ना, नाड़ी यंत्र आपने देखा है, तो नाड़ी कैसी होती है? थोड़ी सी त्रियक होती है। और डेकी, रेडियो को पहले डेक बोलते थे, रेडियो को डेक बोला जाता था। रेडियो में क्या होती? तरंगे निकलती हैं, तरंगे भी कैसी होती हैं? त्रियक होती हैं, आड़ी टेढ़ी होती हैं। तो याद हो जाएगा आपको, डेकी नाड़ी कैसी होती है? टेढ़ी होती है। कैसे याद करोगे? डेकी नाड़ी टेढ़ी होती है, तो त्रियक, त्रियक पातन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जारणा यंत्र। पारद एवं गंधक के जारण हेतु, नाम में दिया हुआ है जारणा, तो जारण कर्म करेंगे। ध्यान रखना है किसका है? पारद और गंधक। पारद में ही हमेशा गंधक का जारण होता है। 10 यंत्र हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आता है 11th कच्छप यंत्र। क्या कर्म करता है ये? गंधक जारण, सत्व जारण और विड़ जारण। अब देखो यहाँ पे गंधक जारण बहुत सारी जगह आएगा, गंधक का जारण, पारद गंधक का जारण। हमको इसमें क्या याद रखना है? एक सत्व जारण याद रखना है और एक विड़ जारण याद रखना है। ठीक है,
तो कच्छप यंत्र कैसे याद रखेंगे इसको? कछुआ, सभी ने देखा है कछुआ कैसा होता है, एक कवरिंग होता है ना, कछुआ की एक कवरिंग होती है, उसके अंदर वो चला जाता है। ठीक है, कछुआ की एक कवरिंग होती है, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, अगर थोड़ी सी भी उसको आहट मिलती है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उसी से हम याद करेंगे रिलेट करके। कच्छप को सत्व जारण, आयुर्वेद में सत्व क्या होता है? सत्व को 3 में डिवाइड किया है, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। ठीक है, सत्व मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझे, सत्व मतलब क्या होता है? बॉडी की स्ट्रेंथ तो नहीं बोलेंगे, मन की स्ट्रेंथ है ना, मन का स्ट्रेंथ कितना होगा वो, अगर जिसके मन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, प्रवर है, जल्दी थोड़ा सा कम है, मध्यम है, बहुत जल्दी डर जाता है, वो सहनशीलता है ना, सहनशीलता समझेंगे इसको, सहन करने की शक्ति, उसको बोलते हैं सत्व। मन की सहन करने की शक्ति को ही सत्व बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कंपेयर करें तो वो जो बहुत जल्दी डर जाता है कि नहीं अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसका सत्व कैसा होता है? अवर सत्व होता है। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया? जो कछुआ होता है उसका सत्व कमजोर होता है, इसीलिए जल्दी से आहट मिली और इसके अंदर छुप जाता है, इसके अंदर बैठ जाता है। क्या याद किया हमने? इसके अंदर बैठ जाता है जल्दी से। तो बैठ से थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे अपन विड जारण और एक सत्व जारण। एक बार और देख लो, कच्छप यंत्र जो कछुआ होता है, सत्व कमजोर हो जाता है, उसका कमजोर होता है, थोड़ी सी आहट पाने पर वो इसके अंदर बैठ जाता है, तो बैठ से क्या हो जाएगा? विड जारण हो जाएगा। अब देखो इसकी अपन ट्रिक भी बना सकते थे, सत्व और विड को कुछ सेंटेंस बना सकते थे, लेकिन हर एक चीज की अपने को सेंटेंस याद नहीं होता है, थोड़ा सा रिलेट करके ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्याधर, हिंगोल से पारद का निष्कर्षण और गंधक जारण। अब गंधक जारण अधिकतर सभी में आएगा। तो हिंगोल से पारद का निष्कर्षण एक विद्या होगी, विद्या मतलब आइडिया, आइडिया या उपज, दिमाग की उपज हो रही, विद्या हो रही, जादू हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो हिंगोल से पारद का निष्कर्षण जो करेगा उसके पास अनोखी विद्या है। ठीक है, नेक्स्ट है सोमानल, क्या है? अभ्रक आदि सत्व जारण। अब देखो कैसे याद रखेंगे? सोमानल, सोमानल को हम क्या पढ़ सकते हैं अभी? सोमवार। डे जब याद करना शुरू करते हैं छोटे बच्चे, उनको कहाँ से याद करवाते? सोमवार से, मंडे से याद करवाते। तो मंडे क्या हो गया? पहला दिन हो गया। और जैसे अनार आम याद करवाते, सबसे पहले कौन सा वर्ड याद करवाते, कौन सा अक्षर याद करवाते हैं? अनार, आ से अनार। तो हो गया ना सोमवार पहला दिन, आ से अनार पहला अक्षर। ठीक है, ऐसे करके याद करना है। सोमनल, अभ्रक आदि। अब देखो अभ्रक आदि, अभ्रक में तो बहुत सारी चीजें आएगी, अभ्रक आदि में, आदि मतलब है इसके आसपास, इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि अभ्रक आदि सत्व के जारण के लिए क्या यूज करोगे? सोमनल यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गर्भ यंत्र। क्या करता है? सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण। अब देखो गर्भ का मतलब क्या होता है ना, गर्भ यूटेरस या वो फिटस से नहीं लेना है अभी, गर्भ मतलब लेना है अंडरग्राउंड। सोमनाथ का मंदिर ना, जिसमें क्या है? ज्योतिर्लिंग है ना, उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, वो कैसी है? गर्भगृह में है ना। उज्जैन में जो भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग है कहाँ पर है? वो गर्भगृह में है। तो अपन ऐसे याद कर लेंगे कि जो ज्योतिर्लिंग होती है, सोमनाथी ज्योतिर्लिंग कहाँ है? गर्भगृह में है। उज्जैन की ज्योतिर्लिंग से याद कर लेंगे। ठीक है, सोमनाथी हमें याद नहीं है कहाँ, मतलब गर्भगृह में है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हंसपात। किसके लिए यूज करना है इसको? विडोपात के लिए। किसे याद रखेंगे? हंस का कलर कैसा होता है? वाइट, सफेद कलर होता है। विडो मतलब समझते हैं सब क्या होता है? कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं। याद हो गया? हंसी वाइट है, विडो भी कैसे कलर के कपड़े पहनते हैं? सफेद कलर। ठीक, अब यहाँ पे बालुका, लवण, नलिका, इनकी हम इकट्ठी ट्रिक याद रखेंगे। बालुका यंत्र, लवण यंत्र, नालिका यंत्र होता है वो कुपीपक्व रसायन गंधक जारण के लिए हो रहा है तीनों। अकेला बालुका पारद के गोलक का पाक के लिए है, बाकी तीनों कॉमनली क्या है? कुपीपक्व रसायन। ये क्वेश्चन बनता है। तो बालुका आपने
किया होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा ना। बालू रेत रहती है उसमें, एक शीशी में कुछ जो भी आपको पाक करना है वो भर देते हैं, फिर उसको रेत में गड़ा देते हैं ना। वहाँ पे अंगारे रहते हैं, रेत की बाल्टी में उसको गड़ा दिए, चारों तरफ अंगारे रहते हैं, तो वो होता है कूपी-पक्व रसायन। ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो इसकी ट्रिक लिख लो याद करने के लिए, बालू का लवण नलिका की। कैसे याद करोगे? बालक ने नलिका को कुएं में फेंका। नलिका को, कुएं को क्या बोलते हैं हम? कूप बोलते हैं। बालक ने नलिका को कूप में फेंका। अब देखो, बा से क्या हो जाएगा? बाल से क्या हो जाएगा? बालुका। ये केवल बा से बालुका। ला से क्या हो जाएगा? लवण। नलिका से क्या हो जाएगा? नलिका। अब कूप में फेंका से क्या हो जाएगा? तीनों का उपयोग कहाँ हो रहा है? कूपी-पक्व रसायन में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूधर यंत्र। गंधक के अंतर्धूम जारण के लिए। अब भूधर, भू मतलब क्या है? जमीन। ये जमीन कैसी है? अंदर है, अंदर ही अंदर चले जाओगे तो अंतर। जमीन कैसी है? अंदर अंदर धसती चली जाती है जमीन ना। भू, भू को हमने क्या पढ़ा? भू जमीन दोनों से समझ सकते हैं। भूधर, अंतर्धूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुट यंत्र। सभी भस्मों का निर्माण। अभी इसके बाद ना पुट भी पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाएंगे पुट यंत्र क्या होता है। सभी जो भस्में होती हैं, धातुओं की भस्में होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। धातुओं से भस्मों का निर्माण करने के लिए पुट का यूज किया जाता है। 20 यंत्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 21 आता है कोष्ठी। किस कर्म के लिए उपयोग करते हैं इसका? धातु रत्न के सत्वों को निकालना। ठीक है, जब कोष्ठी पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। कोष्ठी, कोष्ठी को अपन क्या पढ़ सकते हैं? कोठरी, कोठरी या कमरा। इसमें संदूक रखी होती है, अलमारी होती है ना, ऐसे ही होता है ना कोठरी। कोठरी में हम क्या चीज़ रखते हैं छुपाकर? धातु रत्न। इन सब चीज़ों को संभाल कर रखते हैं ना, कहाँ पर? कोठरी में रखते हैं। अभी इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, जब कोष्ठी हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें याद हो जाती है ना, समझ के याद हो जाती है। कैसे याद किया? तो कोठरी में धातु रत्नों को संभाल के रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वल्लभी। क्या कर्म करता है ये? स्वेदित पारद को षड्गुण संपन्न। एक चीज ये याद रखना है हमको, और मूर्छित पारद के उत्थापन के लिए दो चीज याद रखना है। क्या क्या? स्वेदित पारद के को षड्गुण संपन्न बनाने के लिए और मूर्छित पारद के उत्थापन के लिए। ठीक है, रिलेट करते हैं। बलभी, बलभी मतलब बलशाली। कैसे पढ़ सकते हैं इसको? जिसके अंदर बल है, जिसकी बॉडी में बल है, जिसके शरीर में बल है, वही तो उठेगा, उसी का तो उत्थापन होगा। अब जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या उठेगा? है ना, कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ कर्म नहीं कर पाएगा। तो जिसके अंदर बल है उसी का उत्थापन होगा ना, वही प्रोग्रेस करेगा। उत्थापन मतलब क्या समझ सकते हैं इसको हम? प्रोग्रेस। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं ना, उत्थापन मतलब क्या समझ रहे हैं अभी? प्रोग्रेस। ठीक है, सिर्फ ट्रिक के लिए। स्वेदित पारद को षड्गुण संपन्न, तीनों को हम रिलेट कर देंगे। जिसके अंदर बल है, क्यों आया इसके अंदर बल? क्योंकि उसने षड रस युक्त आहार खाया। षड गुण को हम क्या पढ़ लेंगे अभी याद करने के लिए? उसने षड रस युक्त आहार खाया, इसी के लिए उसके शरीर में क्या हो गया? बल हो गया, तभी तो वो उत्थापन कर रहा है, तभी वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पालिका। क्या कर रहा है पालिका? गंधक जारण। अब गंधक जारण अपन ने पढ़ा है बहुत सारी जगह, लेकिन फिर से देख लेते हैं। पालिका, गंधक जारण। पाली मतलब आप समझते होंगे, पाली मतलब क्या होता है ना? साइड। पाली मतलब साइड ना, समझ के ये समझ देखो, दो टीम होती है। हाँ, टीम समझ सकते हो आप। दो टीम होती हैं, ये वाली मेरी टीम में आएगा, ये वाली इसकी टीम में जाएगा। पाली मतलब वही होता है, ये वाला हमारी पाली में, वो वाला तुम्हारी पाली में है। तो हमेशा पारद की पाली में कौन आ जाता है? गंधक आ जाता है। पारद की पाली में कौन? पारद की टीम में कौन रहता है? हमेशा गंधक रहता है ना। पारद, गंधक, कजली, हमेशा ये चीज पढ़ते हैं ना, पारद गंधक, पारद गंधक। नेक्स्ट आता है घट।
क्या कर रहा है? रसादि के तर्पण और प्लवन हेतु। अब देखो घट मतलब क्या होता है? घड़ा। घट क्या है? घड़ा। घड़ा पानी के ऊपर तैरता है, घड़ा तैरता है पानी के ऊपर, ठीक है। तैरने को ही क्या बोलते हैं? प्लवन बोलते हैं। प्लवन मतलब ही होता है तैरना, ठीक है। और इस घड़े में हमने क्या भर दिया? रस भर दिया। तो रस आदि के तर्पण या प्लवन के लिए इस घड़े में हमने रस भर दिया। दोनों चीजें याद हो जा रही हैं एक डायग्राम से। फिर आता है इष्टिका, पारद में गंधक का जारण। अब वही बताया था कि पाली में हो या इष्ट हो। इष्ट मतलब क्या होता है? कि हमारे इष्ट देवता कौन है? इष्ट मतलब प्रिय देवता है ना, प्रिय चीज। तो पारद के लिए गंधक प्रिय है, इसीलिए हमेशा पारद की पाली में कौन आता है? गंधक। तो हमने दोनों चीजों को रिलेट कर लिया, इसको और इसको रिलेट करके याद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हिंगुल आकृति विद्याधर। इसके पहले हमने एक विद्याधर पढ़ा था, उसमें भी यही चीज आया था, हिंगुल से पारद के निष्कर्षण के लिए। तो क्या है? एक प्रकार की विद्या है, ठीक है। तो ये इसका कर्म भी वही है जो हमने विद्याधर का पढ़ा है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है नाभि, शुद्ध गंधक के साथ पारद के निर्धूम। नाभि निर्धूम, दोनों चीज मैच कर रहा है ना, नाभि और निर्धूम। थोड़ा दोनों को मैच करके देखते हैं, मैच कर रहा है तो याद हो जाएगा इसे। ग्रस्त, पारद बंधन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रस्त लिखा है। ग्रस्त को हम क्या पढ़ सकते हैं? गृहस्थ पढ़ सकते हैं ना। गृहस्थ, गृहस्थ जीवन होता है ना। परिवार के बीच बंध जाते हैं, बहुत सारे बंधन होते हैं कि गृहस्थ में हम बंध जाते हैं। तो ग्रस्त को हमने क्या पढ़ा? गृहस्थ जीवन। उसमें क्या होता है? बहुत सारे बंधन होते हैं, नाते रिश्ते होते हैं ना। तो पारद बंधन, इनको रिलेट करना है। गृहस्थ को बंधन से रिलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्थाली, धातुओं को मृदु करना, मल एवं विषांश को दूर करना। स्थाली को क्या है? थाली समझ लो, थाली होती है, इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी चीज ले लिया यहाँ पे, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? मल, कंकड़ पत्थर को हटा रहे हैं ना। और विषैली चीज अगर यहाँ पे है, विष को भी हटा देते हैं, किसमें? थाली में करने के बाद। तो हो गया मल एवं विषांश को दूर करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धूप क्या कर रहा है? जारणा द्रव साधने, द्रव को अंडरलाइन करना है। अगर बहुत तेज धूप पड़ती है, गर्मी के दिन में बहुत तेज धूप होगी तो द्रव को सुखा देगी। तो जारणा द्रव साधने के लिए द्रव को अंडरलाइन करके इसको रिलेट करके हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कंदुक, स्वेदन हेतु। आपने पढ़ा होगा कभी संस्कृत में ना, कौन सी 6वीं 7वीं में कभी भी पढ़ा होगा। बालकः कंदुकेन सह क्रीडति। बालक, कंदुक मतलब क्या होता है? बॉल, गेंद को बोलते हैं संस्कृत में कंदुक। बालकः कंदुकेन सह क्रीडति, बालक कंदुक के साथ खेल रहा है, गेंद के साथ खेल रहा है। तो उसमें क्या हो गया? स्वेदन हो गया, उसको खेलते खेलते पसीना आ गया, तो स्वेदन हेतु। इसके पहले हमने 3 और पढ़े थे लगातार स्वेदन वाले, है ना। नेक्स्ट ये वाला भी स्वेदन के लिए है। नेक्स्ट और लास्ट आता है खल्व यंत्र। 3 प्रकार का होता है, ये कर्म नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे खल्व यंत्र बताया गया कि कितने प्रकार का होता है। जारण के लिए यूज करते हैं। अर्धचंद्राकार, श्रेष्ठ पूछा जाए तो कौन सा होता है? अर्धचंद्राकार, जो सेमी सर्कल होता है वो। एक होता है वर्तुल और एक होता है तप्त खल्व। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। कौन सा खल्व श्रेष्ठ है? अर्धचंद्राकार है। जो तप्त खल्व होता है वो किससे निर्मित होता है? वह कांत लोह से बना होता है। 2 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। तप्त खल्व किससे बना होता है? कांत लोह से, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा यंत्र और उनका कर्म। ये किसका था? रस रत्न समुच्चय के अनुसार थे। रस रत्न समुच्चय में 22 प्रकार के यंत्रों का वर्णन है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। और दूसरे आचार्य हैं, किसी ने 45 बताए हैं, किसी ने 30 बताए हैं, है ना। वो हमने नहीं देखा है। रस रत्न समुच्चय के हमने 32 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।